हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज एमपीपीएससी सिविल सर्विस का 2020 का पेपर अपन सोल्व करने वाले हैं। अब तक का एमपीपीएससी का सबसे टफेस्ट एग्जाम इसको माना जा सकता है 2020 के इस पेपर को। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ था वो बहुत ही कम गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो आई थिंक 69 इसका कट ऑफ रहा था। इसमें मैंने भी मेंस दिया था उस समय 2020 के अंदर, और मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। मेरा 66 कट ऑफ था, यानी कि 66 पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरे खुद के भी 66 ही आए थे उस समय। ठीक है, तो मतलब बहुत ही उम्दा पेपर ये बनाया गया था, और बहुत सारे ऐसे लोग भी इसमें फेल हुए थे जिनने ऑलरेडी इंटरव्यू दिए हुए थे। तो प्रीलिम्स उस बार नहीं निकला था, बहुत सारी दिक्कतें इसमें आई थी। तो पेपर सोल्व करते हैं, बढ़िया पेपर है, अच्छे लेवल का पेपर है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, 100 प्रश्न सारे सिविल सर्विस के हैं। आज अलग कोई पेपर नहीं है। ठीक है सर, चलिए। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, आपको यहाँ सबसे आसान प्रश्न दिख रहा होगा, अब आगे देखते जाएंगे आप। हीरा हीरा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से, ताप्ती बेसिन से? बताइए सर। तो चंबल नहर परियोजना, अब चंबल नहर परियोजना एक्चुअल में किससे संबंधित होगी? चंबल नहर परियोजना पूछी ना, कोई नदी का वो बहाव तो नहीं पूछा है। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। इस पे ऑब्जेक्शन लगे, लोगों ने कहा सर गंगा बेसिन आएगा, यमुना बेसिन आएगा, लेकिन आयोग अपने प्रश्न के उत्तर पर अडिग रहा और उसने यमुना बेसिन ही उत्तर माना लास्ट टाइम। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? देखो ये कॉपी पेस्ट है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना पूछी और जवाहर सागर परियोजना पूछी, ये दोनों ही चंबल से संबंधित है, तो चंबल नदी पर यह है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा? इस समय 260 या 220 पोस्ट आई थी 2020 के अंदर। सबसे कम पोस्ट भी, मतलब अभी तो 110 भी आई है, लेकिन उस समय की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि 19 में 570 आई थी, उसके बाद 20 के अंदर जो पोस्टों की संख्या थी वो 260 के लगभग थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल कौन सी है? अब प्रमुख फसल पूछा है, अब देखो खाद्यान्न फसल पूछ ले तो गेहूं उत्तर होता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल पूछा है, अब यहां पर देखो सोयाबीन नहीं दे रखा है, इसलिए हमको गेहूं लगाना है। ठीक है, अगर ऑप्शन सोयाबीन होता तो हमको सोयाबीन लगाना पड़ता, क्योंकि ये केवल फसल की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? ध्यान रखिए, पेपर होने के बाद जब आप सोल्व करते हो तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन पेपर वाले दिन, यानी कि जब बैठ के पेपर के दिन ही आप सोल्व करोगे, तो ये बड़ा टफेस्ट एग्जाम रहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ना, कपास, केला या बाजरा? तो बताइए कौन सी फसल व्यापारिक फसल नहीं है? ठीक है, तो इसमें बाजरा आएगा। बाजरा एक खाद्यान्न फसल होती है, जबकि गन्ना, कपास और केला, गन्ने से शुगर बनता है, पता ही आपको, शक्कर बनती है। कपास से आपका कॉटन वगैरह बनता है, कपड़े बनते हैं। और केला जो है ये भी खाद्यान्न उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, व्यापारिक फसल के अंतर्गत आती है। कौन सी व्यापारिक नहीं है पूछा है, तो बाजरा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक जोड़ी दे दी भाई साहब, और इस जोड़ी में पूछा गया है कि जो इधर की जो जोड़ी है, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, ये सारे हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो अब सबको लग ही रहा होगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी गुजरात आएगा इसके सामने, तो आप जमा के देख लीजिए। ई के सामने थर्ड आना चाहिए। अब ई के सामने थर्ड कहाँ है? देखो ये रहा ई, सब में थर्ड है, मतलब मोदी जी से तो आपका काम नहीं होने वाला। अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। एच डी देवगौड़ा, किस किस को पता है एच डी देवगौड़ा साहब का संबंध कहां से? एच डी देवगौड़ा साहब का जो संबंध है वो कहां से? कर्नाटक से, याद है ना? तो सी का 4 आना चाहिए। ये रहा सी, सी का 4, ये यहां पर है, एक यहां पर है, तो ऊपर के दो उत्तर नहीं हो सकते, ऊपर के दो कभी उत्तर नहीं होंगे इसके। ठीक है, एक तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, या तो सी होगा या तो डी होगा, है ना? अभी और आप मिला लो। चौधरी चरण सिंह जी का संबंध किससे है? चौधरी चरण सिंह जी का संबंध बताओ। उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी का संबंध किससे? उत्तर प्रदेश। डी का सेकंड आना चाहिए, डी का सेकंड, है ना? डी है ना? हाँ नहीं, हाँ ये डी का सेकंड आना चाहिए, डी वाला रहा, इसका सेकंड। ठीक है, अब देखो एक और है, मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब का संबंध किससे? तो मोरारजी देसाई साहब का संबंध आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, मोरारजी देसाई का संबंध मुंबई वाले क्षेत्र से रहा है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, आयोग के अनुसार भी ऑप्शन डी है क्या? ठीक है, प्रश्न एक बार मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आयोग भी कह रहा है कि सर डी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? बड़ा टिपिकल प्रश्न है। यह कह रहा है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, क्या ये दोनों की नियुक्ति की जा सकती है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या केवल एक सही है, दो गलत है? फटाफट से आंसर बताएंगे,
फटाफट से आंसर बताएंगे सर, क्या होगा इसका उत्तर? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है संविधान में, अतिरिक्त न्यायाधीश जैसा कोई शब्द संविधान में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन केवल एक सही होगा, दूसरा गलत दे रखा है, तो ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ए होगा, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ए है ना, क्योंकि तदर्थ शब्द मिलता है संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट को अगर जो केस है उसमें बढ़ोतरी होती है तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश का कोई वो नहीं है। अभी डिमांड चल रही है कि हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसा किया जाए, तो ये तो पूरा इंग्लिश में। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र सीपीएस भारत सरकार लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध है जो कि जनवरी 2020 में महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें पूछा है कि कौन सा महारत्न में नहीं आता है ना, तो करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय का। तो अगर आप इसका उत्तर करना चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है 2020 की अनुसार। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट सह अध्यक्षता में किसके द्वारा की गई? एक बात मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, पुराना सिलेबस 19 तक था, 20 में चेंज हुआ था, तो ये पहला पेपर था नए सिलेबस वाला, इसलिए थोड़ा टिपिकल लगा था लोगों को, क्योंकि आयोग जोड़े गए थे इसमें। अभी आपको आयोग के बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले आगे। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 में किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रभावी रूप से इसे 23 फरवरी, देखो कितना पुराना करंट पूछा है, ठीक है, तो 23 फरवरी 2018, इसीलिए मैं इसको कह रहा था कि काफी टिपिकल प्रश्न आया था। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था? तो करंट अफेयर का प्रश्न है। तख्ता पलट की बात करें तो म्यांमार में उस समय हुआ था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने स्विट्जरलैंड में है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, लुसाने स्विट्जरलैंड। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? यह भी प्रश्न बड़ा प्यारा है, कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, पहली भारतीय व्यक्तिगत। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त की जाने वाली कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो देखो मध्य प्रदेश शासन का पूछना और कोच को देना, तो मध्य प्रदेश का होना चाहिए और कोच को मिलना चाहिए, तो विश्वामित्र। द्रोणाचार्य तो भारत सरकार का है, विक्रम पुरस्कार खिलाड़ी को मिलता है, एकलव्य भी खिलाड़ी को मिलता है, विश्वामित्र कोच को मिलता है और ये मध्य प्रदेश सरकार का है। आगे बढ़ते हैं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी, सबको पता है कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, ये प्रश्न देखो भाई साहब, ये प्रश्न बड़ा प्यारा है, इसमें थोड़ा सा आपको, हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है, यानी कि केग जो कि आर्टिकल 148 में आता है, आर्टिकल 148 का जो केग का पद है मेरे भाई, उस पद के बारे में कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि उन सभी प्राप्तियों और लेखा परीक्षा करे जो भारत में संचित निधि से संदेह होगा। नियंत्रक एवं स्टेटमेंट पढ़ना है, ये वन लाइनर नहीं है ना, तो भूल जाइए, अभी मैंने इसीलिए आपसे कहा था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में फिर सेकंड कथन देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के लेखा की लेखा परीक्षा करने और उनके बाबत में रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो जब आप इस प्रश्न पर आते हो तो आपको ध्यान रखना है कि केग एक ऐसा पद है जो राज्य के लिए भी काम करता है। अगर नहीं पता हो किसको तो ध्यान रखिएगा, केग जो आपकी काम कर रहा है, परीक्षक कर रहा है, वो राज्य का भी काम कर रहा है। तो ऑप्शन ए तो पहले से सही है, सेकंड वाला भी सही है, राज्य के लिए भी काम करता है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो गए मेरे भाई, दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, है ना, तो ये ए और बी दोनों सत्य। नीति कुमार का प्रथम, सॉरी नीति कुमार हो गया, नीति आयोग, है ना, मुझे नीतीश कुमार याद आ गया था। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? है ना, अरविंद पनगड़िया साहब थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष। चलिए, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये देखो आयोग का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? राज्य मानवाधिकार है और राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो इसमें कौन शामिल नहीं होगा? तो देखो मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्रालय का प्रभारी होता है, राज्यपाल नहीं होता है। अब जहां भी राज्यपाल अध्यक्ष होता है जिस भी कमेटी में, वहां मुख्यमंत्री जी नहीं होते। इंटरेस्टिंग बात है। और ऐसी समिति जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा वो राज्यपाल वहां पे नहीं आएगा। ऐसा ही आपके केंद्र में होता है, जिस समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री जी हैं उस समिति में राष्ट्रपति जी इंक्लूड नहीं हो सकते, क्योंकि भाई दिक्कत है,
आपका बॉस आपके नीचे कैसे काम कर सकता है? ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जी बॉस है, अध्यक्ष है समिति के, और उसी में सदस्य कौन है? राष्ट्रपति जी। इम्पॉसिबल है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल किसी भी कमेटी का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में किसी भी निर्णय को व्यवस्थित करने में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के भीतर होती है, तो ये 90 दिन होती है, 90 डेज होती है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी? तो आप सबको पता है, जो फूड सिक्योरिटी बिल था 2013 का, उसके द्वारा की गई थी, है ना। फूड सिक्योरिटी बिल आएगा, आयोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 20 प्रश्न किए हमने। भोपाल राज्य का मूल संस्थापक, रिपीट हुआ है, पुराने जो पेपर हमने किए, दोस्त मोहम्मद खान भोपाल राज्य का मूल संस्थापक है। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी? गहोरा, नहरों की गढ़ी या गड़ामंडला? राजा वीर सिंह देव बुंदेला। बड़ी आपत्ति लगी थी मेरे भाई इस प्रश्न पर। ठीक है, तो 20वां प्रश्न है ये, और इसकी जो राजधानी होगी वो गहोरा थी। बाद में बांधवगढ़ भी बनी थी, लेकिन आयोग ने कहा भैया गहोरा ही सही माना जाएगा। मांडू विजय दक्षिण की विजय की कुंजी था, यह किसका कथन है? तो बताइए सर, ये किसका कथन होगा? ये कथन है अमीर खुसरो का। ठीक है, ये कथन किसका है? अमीर खुसरो का। मांडू की विजय दक्षिण की विजय की कुंजी था, यानी कि जो मांडू को जीत लेगा वो दक्षिण भारत को भी जीत लेगा। भीम बेटिका किसने खोजा था? सरल प्रश्न है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति, जो एमपी के बच्चे हैं, अदर स्टेट के हैं, ध्यान रखें, एमपी सबसे ज्यादा पूछा जाता है एमपीपीएससी में, है ना। 35-40 प्रश्न आपको एमपी के ही मिलेंगे। तो अच्छी सी बुक लीजिए, एमपी की बहुत सारी किताबें छप रही है मार्केट में, तो अच्छी सी बुक लीजिए, रिवीजन कीजिए, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ये घास के मैदान है भाई, और इसको आप फटाफट से जोड़ी मिला लीजिए। स्टेपीज जो है, ये स्टेपीज जो है ये कहाँ आएगा? प्रेरीज तो आता है कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बी का तो फर्स्ट होगा, देखो ये बी रहा, ये फर्स्ट, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता, बी भी उत्तर नहीं हो सकता, और डी भी उत्तर नहीं हो सकता। डाउन्स, डाउन्स अगर आप विश्व का मैप देखोगे, मान लीजिए ग्लोब है, तो ऑस्ट्रेलिया डाउन में होता है, हमेशा यहाँ होता है ऑस्ट्रेलिया, तो ये डाउन है, तो डाउन याद रखिए, डाउन घास का मैदान। ठीक है, तो डाउन घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। डी में 4 आएगा, ये रहा डी, इसमें रहा 4, ये एक ही जगह पर है ना, यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर भी 2, और अगले पे जाओ, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, सी का 2 आना चाहिए, ये रहा सी, इसका 2, ये रहा, यानी कि उत्तर इसका सी होगा। ठीक है, चलो, भारत में किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है ना, ये तो आपके घर का प्रश्न आ गया। चलो बताओ, सागौन के वन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? सागौन के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मेरे भाई, सबसे ज्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं आपके प्यारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, लगभग 20%, है ना। तो 20% प्रश्न पूछा जा चुका है सिविल सर्विस में, कितना सागौन मध्य प्रदेश में मिलता है? तो लगभग 19.04%, 20% के आसपास। कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? 3 सही है, एक गलत है, बताओ भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चांदोली, चांदोली कहाँ आता है? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? कर्नाटक में। फटाफट से बताएंगे किस राज्य में आता है, कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। ठीक है, तो जितने लोग जितना जल्दी कमेंट करेंगे, करंट अफेयर इंडिया का, करंट अफेयर एमपी का, ठीक है, जो भी आप चाहिए, कल अपन उस वीडियो को, परसों तक, कल तक उसको अपलोड कर लेंगे। ठीक है, भारतीय खनिज पदार्थों में भंडार, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर से एक टिपिकल प्रश्न आपके सामने। पंजाब हरियाणा, है ना लेवल का पेपर, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं के उत्पादक राज्य क्या? देखो पंजाब है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, सीधी सी बात, पहला कथन तो सही है। अब ये कह रहा कारण, कारण कह रहा है कि देखो कभी कारण ऐसे प्रश्न आए ना तो ऐसे पढ़ना है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत प्रमुख गेहूं के उत्पादक राज्य है, और इसके बाद लगा दीजिए क्योंकि, क्योंकि सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के लिए जिम्मेदार है। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट वाला प्रश्न है तो बीच में क्योंकि लगा देना है, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना है, तो ये उत्तर आपका सही है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न तभी सही होंगे जब आपने बहुत गहरा अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो बहुत गहरा अध्ययन इसके लिए चाहिए, तो नए नवेले लोग डरे नहीं पेपर से। ठीक है सर, तो इसका उत्तर है दोनों सही है, कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, और इसकी व्याख्या भी स्पष्ट रूप से यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो 30 में ए और बी दोनों सही है, और इसकी व्याख्या हो रही है। ठीक है, व्याख्या हो रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर आएगा। ठीक है, आयोग के अनुसार भी उसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता है भाई, चित्रकार है भूरीबाई, है ना, और भूरीबाई का संबंध
किससे है? मध्य प्रदेश से। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ है। विदिशा गलत लिखा है लेकिन चलेगा, एमपीपीएससी ने लिखा है ना, ये मैंने टाइप नहीं किया, एमपीपीएससी का पेपर है। 750 मेगावाट का सोलर प्लांट, कितनी बार रिपीट हुआ यार, है ना, 5-7 बार तो आप ही सुन लिए होंगे। रीवा में, गुड़ तहसील में, है ना। कहाँ देते हो आप बिजली? इससे बिजली आप पहुंचाते हो दिल्ली। मिजोरम में स्थित फंगवई पुई राष्ट्रीय उद्यान अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्लू माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्लू माउंटेन। चलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन कहते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस शताब्दी समारोह मनाया गया? कौन सा शताब्दी समारोह मनाया गया? करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि भैया अभी जो भी शताब्दी समारोह मोदी जी ने मनवाए हैं जरूर याद करिए, है ना। कुंभ के बारे में थोड़ा देख लीजिए, हो सकता है आपसे कुछ पूछ ले ऐसा उल्टा पुल्टा, ठीक है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, चोरी चोरा शताब्दी उस समय मनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर उस साल अच्छा आया था, इस बार भी अच्छा आएगा। अब आयोग शुरू हो रहा है, आयोग के देखिए प्रश्न कितने अच्छे पूछे गए। निर्वाचन आयोग के बारे में 3 कथन दिए, नीचे पूछा कौन सा सही कौन सा गलत बताइए। पहला कथन पढ़िए, भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि 3 होते हैं, एक मुख्य होता है, 2 अन्य होते हैं। तो ये कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन मिलता है क्या? बिल्कुल सही बात है। जो आपका निर्वाचन आयोग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका वेतन लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, ठीक है। भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष तक होता है क्या? सेकंड ऑप्शन देखिए, 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष तक होता है क्या? ठीक है सर। तीसरा ऑप्शन देखिए, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख के द्वारा क्या कर सकता है? अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। गलत है मेरे भाई। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी किसी व्यक्ति को कोई अपॉइंट करता है, उस पद पर बिठाता है, तो वो व्यक्ति उसी के प्रति जिम्मेदार होगा, उसका उत्तरदायित्व उसी के प्रति होगा कि वो उस व्यक्ति को हटा सकता है। तो जब तीनों ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर केवल राष्ट्रपति को देगा, जो 2 अन्य है वो इलेक्शन कमिश्नर को देंगे, नहीं सर, तीनों के तीनों राष्ट्रपति को देते हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत दे रखा है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही दे रखे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। 65 वर्ष की आयु जरूरी है, 6 वर्ष भी जरूरी है, और ऊपर वाली लाइन भी जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय का जो जज होगा वो बराबर, ठीक है सर। ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रविष्ट संबंध और राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन में क्या प्रावधान दे रखे भैया? तो सरकार के अनुसार, मतलब आयोग के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। टिपिकल प्रश्न है, इसकी जानकारी आप निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न संभवतः एक आध आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे प्रश्न देख के भैया घोटने न बैठ जाए कि भैया हम तो सारी अनुसूची पढ़ लेंगे वो एक्सट्रा, नहीं सर। अपना टारगेट 80 नंबर है, 80 अगर आए, 80 के ऊपर जो भी आए वो महाकाल का प्रसाद है, 80 लाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? बड़ा आसान सा प्रश्न था। आयोग ने माना है 1 फरवरी 1994, ठीक है। ये आप में देखा होगा सर कि इसका उत्तर अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन आयोग है ना, आयोग है भाई, ठीक है सर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ज्वाइंट कमीशन होता है, ठीक है। जैसे कि 2 छोटे छोटे राज्य हैं, उन दोनों राज्यों का अलग अलग कमीशन, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है तो यहाँ तो दोनों का छत्तीसगढ़ पीएससी मध्य प्रदेश पीएससी है, लेकिन कुछ छोटे छोटे स्टेट होते हैं वो कॉम्बाइन अपना आयोग बना सकते हैं, तो इसके लिए भी संविधान में जिक्र कर रखा है। तो यदि संबंधित राज्य संबंध में करार कर दे या संसद विधि द्वारा एक कानून बना दे तो दोनों सही है। विधि बनाकर भी बनाया जा सकता है और संसद भी ऐसा कर सकते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो भैया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन, जिसका आप पेपर देने वाले हो, याद कर लेना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 में स्पष्ट प्रावधान था कि जैसे ही मध्य प्रदेश बनेगा उसके साथ एमपीपीएससी भी बन जाएगा जो इस राज्य की भर्तियां करेगा, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न था। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? ये प्रश्न मैंने आपसे कहा था ना कि कवियों के वास्तविक नाम पूछे गए हैं, तो इनका नाम जुगलदास था। क्या था? जुगलदास। 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? 7 सागर की परिक्रमा हो जाती है, उस नगर की परिक्रमा कर लो तो 9 नारायण की हो जाती है, 84 महादेव की हो जाती है। अब सोचो वो नगर कितना अद्भुत होगा,
है ना। तो ये बात उज्जैन के संदर्भ में की जा रही है। उज्जैन की जो परिक्रमा करता है ये माना जाता है कि भैया वो 84 महादेव, 9 नारायण और 7 सागरों की परिक्रमा संपन्न कर चुका है। ठीक है सर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजा भोज ने किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। राजा भोज ने किस कवि ने, राजा भोज का कौन सा ऐसा कवि था राजा भोज के समय का जिसने जैन धर्म फॉलो कर लिया था, तो ये था धनपाल ने कर लिया था। ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है बहुत बार। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कांकड़ाम इसका नाम था, दशपुर मंदसौर का नाम है, ये भी आपको पता होगा। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था, तो इसके दो उत्तर आयोग ने माने हैं, टांटिया और एक उनका नाम मिलता है भैया बिजनिया, है ना, नहीं टंडरा, ये दो नाम आयोग ने बताए हैं। आयोग ने कहा भाई जिसने टांटिया लगाया वो भी सही, जिसने टंडरा लगाया वो भी सही। जेनेटिक कोड विशेषता क्या है, जेनेटिक कोड होता है भाई सबका अलग अलग, तो जेनेटिक कोड के बारे में कहा है यह प्राय सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक मतलब अलग अलग, है ना, सार्वत्रिक का मतलब यही होता है। यह 3 न्यूक्लियोलाइड क्षारकों से बना होता है जिसमें 20 एमिनो अम्ल संगत होते हैं। यह अंतव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोम रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन और एक समापन कोडान होता है। 46 की बात हो रही है, 46 का आयोग का उत्तर है डी, सभी सही दे रखे। ठीक है सर, ये साइंस का बड़ा टिपिकल प्रश्न है, बहुत अंदर से पूछा गया है। जिसको साइंस आता होगा वो कहेगा सर कहाँ टिपिकल है, बड़ा आसान तो है। भाई तुम्हारे लिए आसान है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है चलिए, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान का है, वायरोलॉजी संस्थान, कोविड की रिपोर्ट भी यही बनती थी पहले। ठीक है सर, कहाँ पे है वायरोलॉजी संस्थान, कहाँ पर है, पुणे में। ठीक है, भारत में किस देश में 7 नीली अर्थव्यवस्था समुद्री एवं सतत विकास हेतु साझेदारी टास्क पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए नॉर्वे के साथ। उस समय का करंट अफेयर है ये। आम की नीलम एवं अल्फांसो मध्य प्रदेश के किस संकर किस्म के फल का विकास हुआ है, तो मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी फसल है आम की जो इन 2 किस्मों से बनी है, तो रत्ना बनी है, रत्ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जननी सुरक्षा योजना का माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, क्योंकि एम्बुलेंस होगी तो संस्थागत प्रसव होगा, संस्थागत प्रसव होगा तो माँ और बच्चे दोनों बचेंगे। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, स्टेटमेंट है ये, आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसका है। 19वीं शताब्दी में भारतीय जो राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रवाद जो था वो भ्रूण अवस्था में था, मतलब भ्रूण के रूप में था। ये जो स्टेटमेंट है ये मजूमदार साहब का है और डॉक्टर सेन साहब का है। 1857, बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे गए थे उस बार, 3-4 स्टेटमेंट दिखाऊंगा मैं आपको इसी पेपर में। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स में संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, ये दिया था WH रसल साहब ने। मैं गारंटी ले सकता हूं ये स्टेटमेंट पेपर के पहले किसी को याद नहीं होगा, तुक्के में सही हो गया हो वो कह दे कि मेरा सही था, सही बात है, लेकिन भैया कोई पढ़ के नहीं गया था ना, तो ये स्टेटमेंट कभी ये तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वाला तो जो है ये तो भैया नेचुरल क्वेश्चन है। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र में बसी है, ये जो है आपको किताबों में मिल जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, तो कितने संघीय क्षेत्र और कितने राज्यों की स्थापना की गई थी, तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। भारतीय रियासतों के शासकों ने विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति की, तो भारतीय राज्यों ने विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्स की समाप्ति कब की। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा सर, इसका उत्तर आपको बताना है कि जो भारतीय राज्य है और उनके जो पीवी पर्स वगैरह होते थे, पीवी पर्स मतलब जो राजा महाराजा के शासनकाल से जो उनको पैसा मिलता था वो बंद कर दिया गया 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। ठीक है, किस संगठन ने व्योम मित्र नामक, ये यूनिट 9 का प्रश्न है ना, रोबोटिक्स वगैरह, किस संगठन ने व्योम, ये सारी यूनिट 9 जो आपकी रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आयोग वाली यूनिट, ये सब उस समय पहली बार जुड़ी थी, है ना, तो नए नए प्रश्न थे ये एकदम। फिर उसके बाद 21 में फिर थोड़ा सा चेंजेस इन्होंने किया और अब जनजाति वाली यूनिट जोड़ दी, है ना, तो बदल दिया इन्होंने मामला पूरा, तो ये ध्यान रखिए, आयोग हटा दिए। किस संगठन ने व्योम मित्र नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया था, तो व्योम मित्र नाम से भारतीय रोबोट को जो विकसित किया था वो इसरो ने किया था। गॉर्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल बताना है आपको,
ये किससे संबंधित है, ये भी यूनिट 9 का प्रश्न है। और इसका जो उत्तर होगा वो होगा सूचना, उसके बाद सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। सामाजिक नेटवर्क प्रतिनिधित्व करता है एक तो ग्राफ का और दूसरा करता है रिंग का, यानी कि सामाजिक नेटवर्क में सभी एक दूसरे से रिंग की तरह जुड़े होते हैं। तो ये हो गए 58 प्रश्न इस पेपर के। 59वें प्रश्न पे चलते हैं। IPv6 प्रोटोकॉल में आईपी पते को परिभाषित कीजिए। तो जब हम IPv6 प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें 128 बिट होता है और IPv4 में कितना होता है, 64 के 32 बिट। यह वरीयताओं में एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो किसे कहेंगे भाई, ये सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ठीक है, सहयोगात्मक फिल्टरिंग आयोग के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दश की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मध्य प्रदेश की या पंजाब की? तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा सर? इसका जो उत्तर होगा वो होगा नागालैंड। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो उर्वरक उद्योग जो होता है उसमें कास्टिक सोडा नहीं होता है, जबकि नेप्था, जिप्सम और सल्फर को उर्वरक उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विश्व के कुछ अलग अलग पर्वत दे रखे हैं, इसकी जोड़ी आपको बनानी है। तो जोड़ी नहीं बनानी, बताना है कि गलत कौन सा। ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका में पहला तो सही है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, माउंट मैकिनले का है उत्तरी अमेरिका, ये भी तो सही दे रखा है। ठीक है सर। और एल्ब्रूस, ये गलत है यार, एल्ब्रूस का रूस में। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, ये भी सही है, सी गलत है। चलो आगे पे आते हैं। ये क्या जोड़ी भाई? वाणिज्यिक दूध उत्पादन, वाणिज्यिक अच्छा राज्य देश मिलाना है, कौन सा किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं इसको। आयोग के अनुसार इसका उत्तर है ए, है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा विकास की संभावनाएं अधिक है? तो पवन ऊर्जा विकास की संभावना तमिलनाडु और गुजरात में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपन इन क्लासेस को मर्ज कर देंगे और मर्ज करके भी एक पूरा 3-4 घंटे का वीडियो अपन जो है बना देंगे। ठीक है, तो जब अपन मर्ज करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें जो है अपनी हो जाएगी। एक सेकंड है, जूम आउट कर देता हूँ, कुछ दिक्कत हुई इसमें। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार में शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अवंती महाजनपद का ये प्रश्न है और इसका जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध घोष और समंत पादसिका में मिलता है। चचनाम्या के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी, है ना, प्रश्न लेवल के। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? अब नए याद रख लेना, वो सभा समिति, वेद, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर जाना, है ना, क्योंकि आयोग जो है ना वो मतलब खेल जाएगा आपकी भावनाओं के साथ। यूनिट 1 ठीक ठाक स्तर पे करके जाइएगा। ठीक है, अगर टिपिकल प्रश्न आएंगे तो वहीं से आ सकते हैं, उसकी संभावना है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है साकी मुस्तैद खां की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही या उपनाह, पन्ही गांव में कहते हैं ना, पन्नी या पन्ही, ये कहते हैं जूते को। किसको कहते हैं? जूते को। आप अगर गांव से हो और खास करके मालवा से हो तो आपको पता होगा जूते को पन्ही कहा जाता है, क्योंकि दादा लोग कहते हैं कि मेरी पन्नी लेके आ, है ना। तो इस प्रकार से आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर साहब ने। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ये सिलेबस में है आपके, विधायिका के सीधा लिखा है भारत शासन अधिनियम 1919 पूछेंगे, ऐसा लिख के दिया है सिलेबस में। ठीक है, तो ये कब है भाई? 1945। संविधान के प्रथम मनोनीत उपसभापति पूछा है। तो मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी, मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहुत करने का होता है? तो राष्ट्रपति का आशय अगर ऐसा हो, राष्ट्रपति का निर्देश हो, देखो कितना टिपिकल है, आशय हो, निर्देश हो, अभी हो। आप सबको पता है आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन है ना, 108 में है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन की बात, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति कैसे बुलाता है? उसको ऐसा आशय हो जाए तो बुलाता है, उसको निर्देश देना पड़ता है। तो इसमें क्या आएगा? इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा राष्ट्रपति को ऐसा आशय हो कि बिल भैया पास नहीं हो रहा है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालक के नियोजन को निषेध करता है। कौन करता है भाई? तो बालक के नियोजन को निषेध करता है, पूर्ण निषेध करता है आर्टिकल 24, जिसमें कारखाने वगैरह में उनको काम नहीं करने दिया जाता।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 368 भाग 20 में आता है, याद होगा आपको, साउथ अफ्रीका से लिया है हमने, और ये भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है कि संशोधन कैसे होगा। ठीक है, तो जब इसकी हम बात करते हैं तो 75 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, दोनों सही है। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। 24वें संशोधन के द्वारा 1971 में इसे संशोधित किया गया था एक बार। ठीक है, और ये इमरजेंसी वाले बात हो रही। ठीक है, और 101वां संविधान संशोधन जब हुआ, हमने जीएसटी वाला किया, तो भी इसमें संशोधन किया गया। ठीक है सर, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है भाई, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन सा हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा है? तो बड़ा लेवल का प्रश्न है। इनमें से कौन सा जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा है? तो डी, भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री में कौन मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर कभी नहीं रहा है ना? तो बताइए सर, कौन नहीं रहा? मोतीलाल वोरा जी रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे, श्यामचरण शुक्ल भी रहे, दिग्विजय सिंह कभी भी नहीं रहे नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री थे उस समय, पहले भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे ये। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह जी नहीं नहीं नहीं, इसका उत्तर शायद, एक सेकेंड, दिग्विजय सिंह जी, मोतीलाल वोरा। आयोग ने इसका उत्तर ए माना, लेकिन इसमें स्टेटमेंट भी है। दोनों मोतीलाल वोरा जी, इनके आपको पता ही है शांत हो गए, मुख्यमंत्री रह चुके, उत्तर प्रदेश से आते थे शायद। दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा, ये दोनों नहीं रहे, बाकी दोनों रहे। ठीक है, तो ये दोनों नहीं रहे, बाकी रहे। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई का क्रम चुनना है। मतलब मध्य प्रदेश में विधानसभा का क्रम का मतलब होता है कि जैसे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसा करना है। तो निधन संबंधित उल्लेख, निधन मतलब कोई पहले विधायक शांत हो गए, उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा है ना, मौन वौन रखते हैं, तो वो पूछ रहा है। राज्यपाल का अभिभाषण, सपन प्रतिज्ञान या मंत्रियों का परिचय। तो मुझे आप बताओ कि इसका सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? सबसे पहला ऑप्शन बता दो आप मुझे, क्या होना चाहिए इसका सबसे पहला ऑप्शन? अरे भाई, ये 4 लाइन दे रखी, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 वाक्य दे रखे हैं। आप मुझे बताओ कि विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी तो सबसे पहले क्या होता है? यही पूछा है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होती है? शपथ होती है। शपथ हो जाएगी सबकी, सबसे पहले शपथ। ठीक है, शपथ। आयोग के अनुसार इसका उत्तर क्या आ रहा है? आयोग के अनुसार इसका उत्तर आना चाहिए भैया बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे मैंने कहा शपथ हो गई, तो 3 में शपथ एक ही जगह लिखा है देखो, तो जिसको पता हो कि शपथ पहले होती है तो उत्तर आपका वैसे भी सही हो जाएगा। शपथ के बाद हमेशा अभिभाषण होता है राज्यपाल का। राज्यपाल का अभिभाषण पहले कभी नहीं होता है। लोकसभा में भी राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले नहीं होता, पहले शपथ होती है। ठीक है, तो यहां पर भी राज्य में भी सेम प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से न्यायमूर्तियों में कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, ए के ओझा, एस के ओझा। मध्य प्रदेश के नगर निगम में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है संविधान के किस आर्टिकल? अब नगर पालिका पूछ लिया, तो नगर पालिका का याद रखना है। देखो, जब आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश में पंचायतों में आरक्षण की बात, तो 243 डी याद रखना, 243 डी, और यहां पे है 243 नौ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में कुल वनों में कितने प्रतिशत भाग पर सागौन है? अभी इसी में किया है अपन ने, सागौन सबसे ज्यादा कहा मध्य प्रदेश में, और सागौन कितना है ये भी पूछ लिया, तो 20% है। ठीक है, लगभग 20 है, 19 दशमलव कुछ है, लेकिन हम लगभग मानेंगे। बेतवा नदी निकलती है, कहां से निकलती है भाई बेतवा नदी? विंध्य की पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? यह प्रश्न मुझे आज भी याद है, मैं पेपर में इसको गलत करके आया था, है ना, इसलिए मुझे याद है ये। ठीक है, चले, भावुक हो जाते हैं कभी कभी, है ना, तो आप भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जोश में नहीं आ जाना है कि उड़ा देंगे हम पेपर को, क्योंकि पेपर सेट करने वाले ने बड़े दिमाग लगाए सेट करने, तो इतना आसान से नहीं पूछेगा वो। मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो वार्षिक तापांतर रहता है उत्तरी भाग में। ठीक है, मैंने बताया था ग्वालियर में सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, वार्षिक तापांतर ग्वालियर में सबसे ज्यादा। तो नीचे से ऊपर की ओर को जाएगा, पेन मेरा थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, ये क्लियर करवा चुका हूं मैं आपको, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण जाने पर, पूर्व से पश्चिम जाने पर, दक्षिण से उत्तर जाने पर। तो उत्तर से दक्षिण जाने पर बढ़ता है क्या तापमान, क्या दक्षिण से उत्तर? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, 84 का सी। मैंने कहा था ना, बालाघाट से कोई ऊपर जाए तो तापमान बढ़ेगा गर्मियों के दिनों में। चलिए, तो ये हो गए भाई आपके कितने प्रश्न? 84। 15 और बच्चे, फटाफट कर लो यार, है ना। देखो, अधात्विक खनिज कौन सा है?
अधात्विक खनिज इनमें से कौन सा है ना, अधात्विक है जिसमें खनिज नहीं होता, संगमरमर। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, अब वन लाइनर आएंगे, ठीक है, जो कठिन थे वो चले गए सब। कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो कपाल तंत्रिका जो पाई जाती है वो 12 जोड़ी होती है। ये जो माथा होता है ना आपका, इसकी बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा पिरामिड होता है, किसी भी परिस्थिति में ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो ऊर्जा पिरामिड लगभग हमेशा सीधा बनेगा, इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से ऊर्जा पिरामिड, ठीक है, लगभग सीधा बनता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूकोट का जो प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, तो वो किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए, और दूसरा किया जाता है सुरक्षित रखने के लिए, तो दोनों में होता है। ऑप्शन बी और सी आयोग ने सही माना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था, तो आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था, 2005 में। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, तो 90 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कोरोना से संबंधित है, ठीक है, कोरोना से संबंधित है सारे के सारे। चलिए, इस प्रकार माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है, माध्यमिक मेमोरी, मिडिल मेमोरी कह सकते हो आप इसको, कौन सी नहीं है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, बाकी ये सारी क्या है ना, ये माध्यमिक मेमोरी है। एक्सएमएल का पूरा नाम क्या है, एक्सएमएल का पूरा नाम क्या है भाई, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है ना, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। अगला प्रश्न देखिए, छपा हुआ है या नहीं, ठीक है। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगों की रेंज मतलब कितने मेगाहर्ट्ज होती है, तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो ब्लोशिप क्या है भाई, ब्लोशिप एक प्रकार का सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। रोबोटिक के संदर्भ में प्यूमा क्या होता है, रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या होता है, तो ये प्यूमा जो होता है वो क्या होता है भाई, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, बालाघाट में है। रिपीट हुआ है प्रश्न, 1021 है, याद है ना। चलो अगला प्रश्न देख लो, मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 में कितनी थी, तो वर्ष 2016-17 में कितनी थी भाई, इतनी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला जो खनिज है वो आपका जो है हीरा है, ठीक है, हीरा। 2 बार पूछ लिया, कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और पन्ना जिले में क्या मिलता है, पहला ही प्रश्न था शायद, हीरा मिलता है। सागौन वाला भी रिपीट हुआ है, सागौन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है और सागौन मध्य प्रदेश में कितना मिलता है, तो आपने अगर उस सागौन को पढ़ा होगा तो आपके दोनों बनेंगे, आपने हीरे को पढ़ा होगा तो आपके दोनों बनेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसा तो नहीं होगा ना कोई जिसको ये पता हो कि मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज्यादा नहीं मिलता है, कौन ऐसा है, किसी को, सबको पता है कि हीरा सबसे ज्यादा मिलता है भैया, एकाधिकार है हमारा। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहां पर अवस्थित है, तो देखो जनजाति संग्रहालय जो है वो भोपाल में है, जबकि बादल भोई आदिवासी म्यूजियम है वो छिंदवाड़ा में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आकांक्षा योजना किससे रिलेटेड है, तो ये यूपीएससी की तैयारी के लिए है और ये अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये भाई सारे के सारे प्रश्न आपके हो गए, ये 2020 का है, सबसे टफेस्ट एग्जाम इसको मान सकते हो आप, क्योंकि पेपर का स्तर, पेपर प्रश्नों का लेवल आपने देखा, तो ये 2020 का पेपर अपने सोल्व किया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कौन सा करंट अफेयर, क्या ऐसा टॉपिक जो आपको दिक्कत कर रहा है, उस पर हम रिकॉर्डेड सेशन लेकर आपको अपलोड करवा देंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक XYZ, कोई किताब का हो, कहीं से भी हो, हम बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास आपको करेंगे, ठीक है। तो आपने लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है भाई। चलिए, जय हिंद, बाय बाय।